પણ જગ્યા મોટી દુર્ઘટના થઈ હોય, આગ લાગી હોય યા કોઈ પણ પ્રકારનો એક્સિડન્ટ હોય તો ત્યારે ફાયરની જવાબદારી વધી જાય છે અને ફાયરની ટીમો તાત્કાલિક જગ્યા પર પહોંચીને કાર્યવાહી કરતી હોય છે. વાત આપણે સુરતની કરીએ તો તક્ષશિલા કાંડ હોય કે હમણાં હાલ થોડા દિવસ પહેલાં એક કેમિકલ જે કંપની છે એમાં જે ઘટના બની છે એમાં 6 થી 7 મજૂરો મૃત પામ્યા છે. તો આવી ઘટના પણ ફાયરની જવાબદારી મહત્વપૂર્ણ રહી છે. પણ હવે ફાયરની જવાબદારી મહત્વપૂર્ણ જ્યારે હોય છે આપણે સમાજમાં ત્યારે ફાયર કઈ પ્રકારે કામ કરે છે, કારણ કે સુરત ટેક્સટાઇલ નગરી પર છે, ડાયમંડ નગરી પર છે અને બહુ કન્જેસ્ટેડ વિસ્તારો પર છે. ત્યાં ફાયર સેફટીના કેવા પ્રકારના ઇંતજામ છે અને કઈ પ્રકારે ફાયર જે છે કામ કરે છે એના માટે અમારી સાથે વાત કરશે वसंत भाई पारिक જે चीफ फायर ऑफिसर છે सूरत महानगर पालिका ना. वसंत सर, ये बताइए किस तरह से फायर सेफ्टी को लेकर सूरत महानगर पालिका काम कर रही है? हम लोगों ने सूरत महानगर पालिका के अभी 9 जोन है और सभी जोन में सर्वे करवाया. उसमें कोचिंग क्लासेज है और स्कूल वगैरह है और टेक्सटाइल मार्केट है, क्योंकि ये जो सूरत सिटी है वो टेक्सटाइल मार्केट और डायमंड दोनों की सिटी है. तो टेक्सटाइल मार्केट करीब 200 के आसपास 200 टेक्सटाइल मार्केट है सूरत सिटी में, छोटा मोटा लेके सब. तो उनमें सब में सर्वे किया और इन मार्केट में इनिशियली सब ने फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया था. तो लेकिन अभी काफ़ी साल निकल गए तो उसका जो पाइप वगैरह या सिस्टम है पूरा सड़ गया और काम नहीं कर रहा वो सिस्टम. तो इस तरह से एक मुहिम चलवाई थी, पूरा सर्वे की. और काफ़ी मार्केट ऐसे हैं उसमें फसाड वगैरह का भी इशू है. HTC मार्केट है, मिलेनियम मार्केट है. तो सभी मार्केट में नोटिस हम लोगों ने दिए थे. 3 से 4 नोटिस करीब दे चुके हम लोग. और उसके बाद में अभी सीलिंग की प्रक्रिया चालू करी है. तो सीलिंग करने के बाद में अभी अभिषेक मार्केट में किया, फिर अभी मूलचंद मार्केट में फायर हुआ तो उसमें भी हम लोगों ने कार्रवाई करी. तो अब टोरेंट पावर को भी हम लोगों ने जान किया है कि कोई भी इस तरह का घटना बनती है तो इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर जब तक नहीं करेंगे जब तक कि फायर डिपार्टमेंट का वो NOC नहीं लेगा. और कैलाश जी हकीम जो है उनके फोस्टा के अध्यक्ष, उनको बुलाया हमने और उनके साथ में जो मार्केट रिन्यूअल नहीं करवाया या NOC नहीं ली फायर की उनका पूरा उनको लिस्ट दिया है और उनको 7 से 10 दिन के अंदर ये सब कार्रवाई करने के लिए बताया. अगर अपने लेवल पे वो नहीं कर पाएंगे तो आगे भी सीलिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी. और एक सवाल ये उठता है कि इतने बड़े टेक्सटाइल मार्केट हैं, हजारों लोग वहाँ पे काम करते हैं, फिर इस तरह की लापरवाही ये जो टेक्सटाइल मार्केट वाले हैं वो क्यों करते हैं? और फायर विभाग है वो कब जाके इस तरह से जांच पड़ताल करता है? जनरली ये उनका प्राइम ड्यूटी है NOC लेने का. इसमें जैसे कोई भी बाइक चलाता है तो उसको अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने का उसका ड्यूटी, मोरल ड्यूटी बनता है. तो जो भी मार्केट है अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उनका सबका मोरल ड्यूटी है कि वहाँ का सिस्टम हेल्दी रखे. ओवरऑल उनके काम आने वाला है, उनके वर्कर्स के काम आने वाला है. तो जान जनता की जो सलामती को उसको ध्यान लेते हुए उनका मोरल ड्यूटी कि वो सब अपडेट रखे और सिस्टम फायर डिपार्टमेंट का NOC ले. फिर भी काफ़ी लापरवाही है इसमें और ध्यान नहीं दे रहे. तो एक बहुत चिंता का विषय है, बहुत दुख का विषय है ये सब. परीक साहब, ये भी देखा गया कि जैसे आपने कुछ क्लासेस को भी सील किया है, हॉस्पिटल हो, रेस्टोरेंट हो, कहीं भी आप देखेंगे बिना फायर सेफ्टी के लोग चालू कर दे रहे हैं. तो इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रहे हैं और फायर विभाग की जिम्मेदारी क्या आ जाती है यहाँ पे? अभी जैसे कोचिंग क्लासेज है या OYO रूम है, आपको बताऊं ये इसका बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है. अभी कोचिंग क्लासेज का कहीं भी किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है. तो उसमें सर्वे में कोई कोचिंग क्लास पकड़ में आ गई तो उसको हम लोग फिर सील करते हैं, कार्रवाई करते हैं. तो ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि उसका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसके बाद में फायर डिपार्टमेंट का NOC के बाद में उसको मंजूरी मिलनी चाहिए कोचिंग क्लास चालू करने के लिए. लेकिन इस तरह का कोई रजिस्ट्रेशन कहीं भी नहीं है और वो रेजिडेंशियल एरिया में भी चल रहा है, बेसमेंट में भी चला देते हैं. तो ये सब एक तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ है, तो अनसेफ है. तो एक इस तरह का कुछ प्रावधान होना चाहिए कि उनका रजिस्ट्रेशन हो, फायर डिपार्टमेंट का NOC ले, उसके बाद भी ये करे. फिर भी हम लोग अपने लेवल पे सर्वे वगैरह करवा रहे हैं और किसी में नहीं है तो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है. और इसी तरह से आपने जैसे बताया कि कोचिंग क्लासेस के अलावा रेस्टोरेंट वगैरह है तो उसमें OYO रूम्स में कहीं भी कोई भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में OYO रूम खोल देता है, उसके बाद में ये सब चालू कर देते हैं. तो उसमें सिंगल स्टेयर केस है, कहीं कोई ट्रैप हो सकता है. तो इस वजह से हम लोग
अभी आपने देखा होगा कि कम से कम विद इन ए वीक हमने 10 से 15 रेस्टोरेंट या होटल जो जिनमें ओयो रूम चल रहे हैं उनको बंद किया हुआ है सिंगल दादर की वजह से। तो ये मुहिम आगे भी चालू रहेगी। हॉस्पिटल वगैरह में भी खास करके आप लोगों ने हमने देखा कि हॉस्पिटल वगैरह भी सीज किए थे। कहीं कोई और डिपार्टमेंट इन तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? मान लो फायर का तो सेफ्टी का हिसाब किताब है, जो एनओसी होगी ये चालू कर देंगे, लेकिन बहुत सारे और भी विभाग आ जाते हैं ना, जैसे रेस्टोरेंट चालू करना है, ओयो चालू करना है या क्लासेस चालू करना है, तो ये जान जोखिम में डालकर लोग और बाकी विभाग क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे? क्या लग रहा है आपको? ये हॉस्पिटल में आप देखो तो राज्य सरकार भी इस पे जुटी हुई है पूरा। और जैसे उनका रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए अभी मैंडेटरी कर दिया फायर डिपार्टमेंट का एनओसी। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रहा है, तो हॉस्पिटल में काफ़ी कुछ कवर किया अभी। बाकी जो लैप्सेज है वो कोचिंग क्लासेज में और ये ओयो रूम वगैरह में अभी भी लैप्सेज है। ये भी देखा गया परीक साहब कि जब कोई बड़ी घटना बन जाती, जैसे सूरत में अभी एथर इंडस्ट्रीज में जो घटना बनी उसमें 7-8 मजदूरों की मौत हो गई। तक्षशिला के बाद भी हमने देखा था बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़े गए और फायर की सुविधाएं जो हैं वो सब चेक की गई। घटना के बाद फायर एक्शन में आता है, ऐसा क्यों देखा जाता है? नहीं, इंडस्ट्रीज का जो है वो नोटिफिकेशन था राज्य सरकार का, उसके बाद से करीब 3 साल हो गया इस बात को। और फायर डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं आता जीआईडीसी या इंडस्ट्रीज, वो फायर डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं आता, वो जीआईडीसी के अंडर में। वो तो समझ गया साहब, लेकिन जो एक्शन की बात करें, जैसे आप टेक्सटाइल मार्केट चेक कर रहे हैं, रेस्टोरेंट चेक कर रहे हैं, क्लासेस चेक कर रहे हैं, या आपका जो भी डिपार्टमेंट जहां भी आपका एरिया लगता होगा वहां आप चेकिंग कर रहे हैं, तो जब कोई बड़ी घटना बन जाती है उसके बाद ही फायर विभाग एक्शन में आता है, वो सवाल है मेरा। नहीं, आपने अभी न्यूज़ देखा हो तो जो हम लोगों ने मार्केट सील किया था और इससे पहले होटल वगैरह सील किए इसी वीक में, इंसिडेंट से पहले से ये कार्रवाई चालू हुई है सब फायर डिपार्टमेंट का। तो ये हमारा रेगुलर प्रैक्टिस है, उस इंसिडेंट की वजह से ऐसा नहीं किया था। अब आखिरी सवाल आपसे ये है, जैसे टेक्सटाइल मार्केटों में बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, डायमंड मार्केट में भी बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, तो वहां की फायर सेफ्टी किस तरह से, अगर कोई घटना बन जाती तो फायर कैसे वहां पे पूरा काम कर सकेगी? इसके लिए हम लोग काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है उनमें और उनका जो बिजनेस है वो भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि सूरत का ग्रोथ इसी पे डिपेंड है पूरा। तो हम लोग कंटिन्यूस उनको प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, मॉक ड्रिल करते रहते हैं वहाँ पे। उनको जो है फायर फाइटिंग का किस तरह से, उनको फायर डिपार्टमेंट आने से पहले उनको आग को बुझाना है, उस तरह का हम लोग एक करवाते रहते हैं। और ऑनलाइन भी हमने एक सिस्टम बनाया है इसमें, कोई भी अगर एप्लीकेंट चाहता है या इंडस्ट्री वाला या मार्केट वाला फायर डिपार्टमेंट का अगर ट्रेनिंग वो चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उसको ट्रेनिंग देंगे और ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है एसएमसी की वेबसाइट पे। और उसके पास मैसेज जाएगा कि कौन सी तारीख को हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। उसके लिए कंडीशन कुछ रखी हुई है कि 20 से कम मैन पावर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारा स्टाफ वगैरह जाए, व्हीकल्स वगैरह पूरा यूज हो, तो उसके एटलीस्ट 20 लोग हो वहाँ पे। और वहाँ का जो संचालक है या प्रेसिडेंट वगैरह है वो अपने लेटर पैड पे ऑनलाइन पे रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद में हम लोग उनको तालीम दे रहे हैं। और मॉक ड्रिल भी कंटिन्यू, आज भी 6 मॉक ड्रिल हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में करवाई है और ये रेगुलर प्रैक्टिस। एक और सवाल मन में आ गया, वो भी पूछ ले रहा हूँ कि जब आप सीलिंग की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि महानगर पालिका में पॉलिटिकली कहीं के इन्वॉल्वमेंट रहता ही है, सत्ताधीश रहते हैं और भी लोग कनेक्शन निकाल लेते हैं, तो प्रेशर किस तरह का रहता है? मान लो आप कहीं किसी सील करने पहुंचे, जैसे आप टेक्सटाइल मार्केट में ही पहुंचे, आपने नोटिस दे दिया, सील करने प्रक्रिया कर दी, तो उसके बाद दबाव आ जाता है कि भाई सील खोल दो आप। नहीं, ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर इस तरह का नहीं आता। हम लोग उनसे बाहेदरी लेते हैं 300 रुपये के पेपर पे, और वो वर्क ऑर्डर किसी भी एजेंसी को देने के बाद और 300 के पेपर पे वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं लिख के, भाई मैं इसमें अगर इतना, सपोज वहाँ बड़ा मार्केट है तो 1 से 2 महीने का टाइम लगता है इसमें इंस्टॉलेशन में, क्योंकि मार्केट चालू रहता है, उसको क्लियर साइट भी नहीं मिलती जो इंस्टॉल करने वाला है। तो उसमें उसने 15 दिन का टाइम लिया, 1 महीने का टाइम लिया, एक बाहेदरी देता है यहाँ पे कि इस तरह का कोई गुनाह मैं नहीं कर पाया तो गुनाह मेरे ऊपर आप लोग कर सकते हो। तो अगर वो नहीं करेगा तो उस पर लीगल कार्रवाई भी हम लोग करते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से सील नहीं खोलते, वो काम करवाने के लिए सील खोला जाता है।
ચલીએ વસંતભાઈ પારીખ જે ચીફ ફાયર ઓફિસર સુરત મહાનગરપાલિકાના છે આપણી સાથે વાત કરી રહ્યા હતા અને મેન જે મુદ્દો હતો આપણે એ જ હતો કે સુરત શહેર ડાયમંડ સિટી ટેક્સટાઇલ સિટી તરીકે ઓળખાય છે અને આ શહેરમાં જેમ વાત કરતા જણાવ્યું છે પારીખ સાહેબે કે ક્લાસીસ હોય ઓયો હોટલ્સ હોય રેસ્ટોરન્ટ હોય અનેક જગ્યાઓ પર અવૈધ રૂપથી એ લોકોની ક્યાંય રજિસ્ટ્રેશન નથી હોતું એટલે બહુ જોખમી રીતે આ બધું સંસ્થાઓ ચાલી રહી છે. સાથે જ ટેક્સટાઇલ માર્કેટિંગની આપણે વાત કરી રહ્યા છે કે મેન વસ્તુ તમામ કોઈ પણ પ્લાન પાસ થતું હોય, આ સુરત મહાનગરપાલિકા જ્યારે કોઈ બિલ્ડિંગનું પ્લાન પાસ કરતી હોય, માર્કેટની પ્લાન પાસ કરતી હોય અને એ ચાલુ થાય એ તમામ પ્રકારની એનઓસી મહાનગરપાલિકાના અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટને આપવાની હોય છે અને ત્યારબાદ આ ચાલુ કરી શકે છે, પણ આવું થતું નથી. લોકોએ મહાનગરપાલિકામાં સામ દામ દંડભેદથી ગમે તે રીતે આ બલનો પ્રયોગ કરીને કોઈ પણ એનઓસી લીધા વગર આવા જે પ્રોજેક્ટો ચાલુ કરી દેતા હોય છે ને એના કારણે જ ફાયરનું કામ પણ વધી જતું હોય છે. જેમ કે વસંત પારેખ જે આપણી સાથે વાત કરતા જણાવી રહ્યા છે, કેટલાક મુદ્દાઓ એવા છે જેના કારણે ખુદ મહાનગરપાલિકાની પણ પોલ ખુલી રહી છે. પણ જોવામાં આવી રહ્યો છે સ્પષ્ટપણે કે સુરતમાં હાલ થોડા દિવસ પહેલા એથર ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જે ઘટના બની હતી ત્યાં પણ ફાયર સેફટી કઈ પ્રકારની હતી એની તો હજી તપાસ ચાલી રહી છે. જો કે સુરત મહાનગરપાલિકાની અંદરમાં નથી આવતું, જીઆઈડીસીની અંદર આવે છે. પણ આ જ પ્રકારે તક્ષશિલા જ્યારે ઘટના બની હતી ત્યારબાદ મહાનગરપાલિકાના ફાયર વિભાગ એક્ટિવ થયું હતું. હવે ફરીથી એક વખત એક્ટિવ થતું દેખાઈ રહ્યો છે, પણ એમની બી ક્યાંય ક્યાંય મજબૂરી પણ દેખાઈ રહી છે. સંજયસિંહ રાઠોડ, ગુજરાત, સુરત.